हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूँ मैं फिर से आप सभी का आपके परिवार वाणी फॉर एग्जाम में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं, ये आपका टेस्ट है जीएस का। और आपको पता है कि इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हो चुकी है। 28 दिसंबर से आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम होगा। 15 से आइसोलेटेड का स्टार्ट हो रखा है, ठीक है। और ये आपका चलेगा 2-3 महीने तक एग्ज़ाम। तो ये एक बड़ी लड़ाई है, इसके लिए आप तैयार हो जाइए कि आपका 28 दिसंबर से पेपर है। बहुत लंबी इंतजार के बाद आपको ये मौका मिल रहा है, ठीक है। तो इसके लिए पूरी तरीके से तैयार रहिए। और सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो निभाएगा वो होगा प्रैक्टिस या टेस्ट सीरीज। तो इसके तहत हम लोग चलेंगे। इसमें हम लोग 40 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा आमतौर पे, तो 40 का 40 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो जीएस से संबंध रखता होगा, ठीक है। तो एनटीपीसी यानी रेलवे स्पेशल है, एंड तक देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आप ये भी पता लगा पाएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, यानी आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को यानी कि घंटे को जबरदस्त तरीके से बजाइए, जिससे मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले। शुरू करते हैं। देखिए 2 क्वेश्चन में पहले से टिक लगा हुआ है, तो इसको हम लोग नेगलेक्ट करके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद से आप अपना काउंट करना शुरू कर दीजिएगा। पूंजी बाजार किसके लिए होता है, तो बस इसका डायरेक्ट लगा हुआ है तो कुछ करना है नहीं। अल्पकालिक कोष, ठीक है। पूंजी बाजार किसके लिए होता है भाई, अल्पकालिक कोष के लिए, ठीक है। ये बाकी चीज़ें आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें थोड़ी सी टफ होती हैं। अब भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ सबसे लंबे अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करता है, ये तो आप सभी जानते हैं। तो आपका ऐसा ही एक सही हो गया, तो बांग्लादेश। इसका जो है 4096 किलोमीटर सीमा यहाँ पर साझा होता है, ठीक है। तो बांग्लादेश के साथ सबसे छोटा अफगानिस्तान के साथ, आई मीन मुझे लगता है 112 किलोमीटर, ठीक है। हाँ, यही डेटा है। 112 किलोमीटर का साझा अफगानिस्तान के साथ भारत शेयर करता है। लेकिन अगर हम पीओके को अगर देखें तो पीओके से लगा हुआ है, तो वो इस समय पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड कर रखा है फिलहाल। तो हम गिनती करेंगे 112 किलोमीटर, वो जो है आपका अफगानिस्तान सबसे छोटा सीमा। और सबसे लंबी सीमा जो है 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ सीमा साझा होती है। ना तो नेपाल ना तो पाकिस्तान। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे, इसमें ऐसा कोई पाकिस्तान वगैरह है भी नहीं। हाँ, ये है कि सबसे जो ज़्यादा बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, तो वो आपका वेस्ट बंगाल, यहाँ से यहाँ तक आता है उसके, ठीक है। तो वो जो है 2217 किलोमीटर सीमा साझा करता है वेस्ट बंगाल बांग्लादेश से, ये याद रखेंगे, ठीक है। त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। अब इसको देखिए, अपना सही करिएगा। भारतीय संविधान के अधीन विधान की अवशिष्ट शक्तियां किस में निहित है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, राज्य। जी बिल्कुल आप गलत कर चुके हैं। आपका राष्ट्रपति नहीं होगा, यहाँ पे होगा संसद। इसने ये बोला है कि अधीन जो है संविधान की विधान की अवशिष्ट शक्तियां, ना कि संवैधानिक शक्तियां। बात को समझिए, ठीक है। संवैधानिक शक्तियां बोलता तो हमारा राष्ट्रपति हम लोग क्लिक करके आराम से 1 नंबर लेकर के मौज करते, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ संसद होगा, क्योंकि ये अवशिष्ट शक्तियां, यानी कि हम कहें तो संसद को ये अपॉर्चुनिटी है, ये मेंशन किया है 248 के सब क्लॉज 2 में, कि ये जो है कोई भी, जैसे हम कहें तो संविधान में कोई भी कानून बनाने की शक्ति, सीधी सी बात है, तो संसद को दिया गया है। तो ये है ये शक्तियाँ, तो 248(2) के तहत ये दिया गया है, यानी कि कानून बना सकती है। और ये चीज़ें देखिए, अच्छी बात या बुरी बात जो भी कह सकते हैं, ये किसी राज्य सूची या समवर्ती सूची में नहीं है। तो आपका जिसका ये वाला सही गया होगा उसकी तो मतलब बहुत अच्छी बात है। आगे, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां कौन करता है? आप लास्ट तक काउंट करते चलिए और लास्ट में आप बताइएगा कि आपके 40 में से कितने सही आए हैं। आपका ऑप्शन है संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां,
क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका, आपने राष्ट्रपति लगाया तो आपका सही है। ठीक है, यानी कि ये जो है अखिल भारतीय सेवाएं अर्थात यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने भी लोग होते हैं, यानी कि आईएएस, आईपीएस, है ना, आईएफएस, आईआरएस, जो भी हो, सबकी नियुक्तियां राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, यानी चूंकि संवैधानिक पद है, ठीक है, तो सीधी सी बात है, इसका करेक्ट आंसर आपका राष्ट्रपति हो गया है। तो ये आपका सही होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। आगे चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको कर पाएंगे। विष्णु, पशुपति, इंद्र, ब्रह्मा। तो जिस बंदे का करेक्ट आंसर लगा हुआ है पशुपति, करेक्ट है। ठीक है, तो पशुपति की पूजा, यानी कि पशुपति नाथ की पूजा करते थे। तो मोहनजोदाड़ो में हम लोगों ने मुहर, जो मुहरें थी उसमें पशुपति की मुहर भी मिली है। ठीक है, तो इसलिए ये माना गया है कि ये जो है यहाँ के लोग, देखिए विष्णु, इंद्र, ब्रह्मा वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। हाँ, प्रकृति की पूजा करते थे, तो इसमें ये पशुपति भी सम्मिलित है। ठीक है, तो मोहनजोदाड़ो के किसी मुहर पर प्राप्त हुआ ऐसा कुछ। ठीक है, तो आगे चलते हैं, काउंट करते रहिए, पेज पे लिखते रहिए। 40 क्वेश्चन है, यानी कि लंबा रास्ता है, जितना होना चाहिए, हम लोग बात भी करते चल रहे हैं। उपनिषद क्या है? महाकाव्य, कथा, संग्रह, हिंदू दर्शन का स्रोत, कानून की पुस्तकें। तो ये आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? यदि आपने चुना है हिंदू दर्शन का स्रोत तो बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि उपनिषद जो होता है, आमतौर पे हम लोग जब वेद वगैरह हमें पढ़ना होता है, तो जैसे वेदांग होते हैं, ये सब चीजें पहले जानना होता है, तो उपनिषद भी उसी के तहत आता है। ठीक है, तो यानी कि ये एंशिएंट हिस्ट्री से लिया गया है। ठीक है, महाकाव्य से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आगे चलते हम लोग। तिब्बत में किसका दूसरा नाम त्यांगपो है? सांगपो, सांगपो। ठीक है, सांगपो यानी नदी आती है, आपको पता होना चाहिए, कोसी, गंडक, ब्रह्मपुत्र, गंगा। तो तिब्बत में किसको सांगपो कहा जाता है? तो आप सभी का जो करेक्ट आंसर है वो बिल्कुल सही है कि ब्रह्मपुत्र, भाई वही तो आती है ना, और लगभग 2900 किलोमीटर चलती है वो, है ना, तो ठीक ठाक लंबाई है। और अगर गंगा जो है भारत की सबसे बड़ी नदी है, 25-25। ठीक है, कहीं कहीं पे 50 भी आता है, तो 25-50 या 25-25 आप याद रखेंगे। गंडक को बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। कोसी नदी बिहार की शोक नदी के रूप में जानी जाती है। क्लियर? तो ठीक है, ये बड़ा नाम बदलती है ना, तो इसके तहत जो तिब्बत में सांगपो उसको कहा जाता है। आगे चले? ठीक है, अरे आगे कहाँ है, अभी एक क्वेश्चन और भी है ना। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा वनस्पतिक संग्रहालय कहाँ स्थित है? कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, कोयम्बटूर। तो ये ठीक ठाक क्वेश्चन है। सॉरी, भारत का सबसे बड़ा वनस्पतिक संग्रहालय जो है वो हो जाएगा कोलकाता में। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कोलकाता। और यहाँ पे जो है बरगद का पेड़ बड़ा फेमस है, बहुत पुराना सा। ठीक है, दूर से चमकते पिंड के तापमान को किस यंत्र से निर्धारित किया जाता है? चमकता हुआ पिंड है, उसको हमें मापना है उसका तापमान, तो किससे? पारद थर्मामीटर, गैस थर्मामीटर, पायरोमीटर, रंगीन थर्मामीटर। तो ये थोड़ा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, मैं इसको अच्छे क्वेश्चन की श्रेणी में ला सकता हूँ। फिलहाल आपका कौन सा आंसर है? यदि आप इसका आंसर कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसका है पायरोमीटर, यानी कि दूर से चमक रहा ना, तो दूर की बात है पायरोमीटर। ठीक है, करेक्ट आंसर पायरोमीटर होएगा। इसको अगर हिंदी में कहें तो उत्ताप मापी कहा जाता है, उत्ताप मापी। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी? साबरमती आश्रम, सेवाग्राम आश्रम, विश्व भारती, फिनिक्स आश्रम। तो ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन में गिनती होगा भाई इसका भी। तो
इसमें जो विश्व भारती है उसकी स्थापना गांधी जी ने नहीं करी थी, ठीक है। इसकी स्थापना टैगोर साहब ने करी थी, ठीक है, रविन्द्रनाथ ठाकुर 1921 में विश्व भारती की। और अच्छा, टैगोर के बारे में बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि 1913 में इनको जो है नोबेल प्राइज मिला था, है ना, साहित्य के क्षेत्र में। गीतांजलि इन्होंने लिखा था उसके लिए, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए 1901 से ही नोबेल प्राइज शुरू हुआ था अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे, जिन्होंने डायनामाइट की खोज करी थी, है ना। तो 12 साल बाद ये, और ये पूरे एशिया में सबसे पहली बार किसी को पुरस्कार मिला था। पुरस्कार मतलब नोबेल पुरस्कार, ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। चलिए हम लोग आगे चलते। विश्व भारती इन्हीं का है। निम्न में से कौन सा राज्य भारत का सर्वप्रथम कार्बन मुक्त राज्य बन गया है? कार्बन मुक्त राज्य बना है। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो आपको ऐसे ही आपको समझ में आ गया होगा कि यार ऐसा मध्य प्रदेश थोड़ा बहुत डाउट ले जा सकता है, लेकिन बाकी आप देखेंगे कि यही है सबसे शुद्ध स्वच्छ, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका हिमाचल प्रदेश ही है। ये ऑप्शन जो है, ऑप्शन से हमें जो है बचत हो जाती है। अगर एक टफ ऑप्शन बनाना हो तो वही नागालैंड वगैरह वगैरह देने लगे तो फिर समस्या होने लगेगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सीके नायडू कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये क्वेश्चन ठीक ठाक बनते हैं। ऑप्शन देखिए अपना, टेनिस, क्रिकेट, हॉकी, गोल्फ। तो ये जो इसका करेक्ट आंसर होगा, जो नायडू कप है वो क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। और ठीक है आगे चलते हैं। बाकी इधर आगा खां कप वगैरह फेमस है। और ठीक है आगे चलते हैं। सार्वजनिक अतिव्यय यानी कि पंप प्राइमिंग किस समय किया जाना चाहिए? तो मुद्रास्फीति के समय, अवस्फीति के समय, स्फीति संबंध गतिरोध के समय, प्रत्ययस्फीति के समय। तो ये देखिए भैया इकोनॉमी से क्वेश्चन है, तो बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए अवस्फीति हो, है ना, ये देखिए मुद्रास्फीति मतलब मुद्रा की जो क्या होता है क्वांटिटी वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ अतिव्ययता का मतलब हो जाएगा, देखिए सार्वजनिक अतिव्ययता अवस्फीति के समय किया जाता है आमतौर पे। तो पंपिंग प्राइमिंग याद रखिएगा इसको, थोड़ा सा ये टफ क्वेश्चन में हम कह सकते हैं इसको। आगे चलिए। शांति काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो शांति काल में यानी कि शांति के क्षेत्र में ये भी हो सकता है ऐसा कुछ। तो आप देखिए वीर चक्र, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र। तो आपको ऐसे स्पष्ट हो गया शांति के क्षेत्र में कौन हो जाएगा भाई? अशोक चक्र, ठीक है। अशोक चक्र शांति काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, तो वीरता लेकिन शांति काल में, ठीक है। और ऐसे ही वीरता पुरस्कार तो परमवीर चक्र, ठीक है। तो लगभग हम बात करें तो ये दोनों आमतौर पे सिमिलर है, लेकिन शांति के लिए होता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है? तो अंडमान द्वीप समूह में, निकोबार द्वीप समूह में, लक्षद्वीप, मिनी का है। तो इसमें किस जगह पे है? बैरन द्वीप आमतौर पे पूछा ज्यादा जाता है, तो इसमें भी पूछा गया है। आपका आंसर क्या होगा? हो जाएगा अंडमान द्वीप समूह, ठीक है। निकोबार में नहीं, अंडमान में। अंडमान ऊपर होता है, निकोबार नीचे, ठीक है। तो बैरन द्वीप जो है अंडमान द्वीप समूह में अवस्थित है। और ये साउथ एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है ना। और बाकी हवाई द्वीप पे तो आप देखेंगे ज्वालामुखी कंटिन्यू चल ही रहा है। चलिए, मृदा जल के माध्यम से शीर्ष मृदा से अवमृदा में खनिजों की स्थानांतरण की क्रिया को क्या कहते हैं? शीर्ष मृदा से अवमृदा में आने की, तो उसे परिसरवण, चालन, प्रक्षालन और पार्श्वन क्या कहते हैं?
ये भी बढ़िया सा क्वेश्चन है। तो निछालन मतलब हम उसे अब ऐसे जो है यहाँ पर देखिए अमृदा में लाना है, यानी कि मृदा क्या हो रही है, गड़बड़ हो रही है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो प्रक्षालन। प्रक्षालन क्या है, वो निक्षालन होना चाहिए, ठीक है, लीचिंग। तो लीचिंग में जो है अच्छी मृदा बेकार मृदा में बदलने लगती है, ठीक है, याद रखिए भैया इसको। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में अणुओं की वास्तविक गति के माध्यम से उच्च तापमान से निम्नतर तापमान को ऊष्मा का संचरण होता है? चालन, संवहन, विकिरण, चालन और संवहन दोनों। ध्यान से समझिए, आपका ये केमिस्ट्री ही है। अणुओं की वास्तविक गति के माध्यम से उच्च, अणुओं की गति है उच्च तापमान से निम्नतर तापमान को ऊष्मा का संचलन होता है। तो क्या हो जाएगा भाई इसका, इसे हम कहेंगे जब ये चल रहा ना तो संवहन, ठीक है। तो इस संवहन के तहत उच्च से निम्न की ओर ऊष्मा का संचालन होगा, ठीक है। आगे, पोलियो किस कारण होता है? जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, कवक द्वारा, परजीवी द्वारा। तो किसके द्वारा हो जाएगा भाई? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वायरस के द्वारा। पोलियो जो होता है वायरस के द्वारा होता है, यानी इसे हम पूरी तरीके से पोलियो माइलिटीज कह सकते हैं, ठीक है। या ये देखिए ये वायरस होता है, ठीक है, पोलियो नाम ही है उसका, वायरस का ही नाम पोलियो है, ठीक है। तो इसमें कोई गड़बड़ मतलब कुछ है नहीं कि भैया इसका अलग कुछ याद करना है, ठीक है। तो गंदगी की वजह से ऐसा कुछ हो जाता है। नियत विदेशी मुद्रा की दर को कौन बदल सकता है? नियत विदेशी मुद्रा को कौन बदलेगा भाई? आरबीआई, सेबी, वित्त मंत्रालय, FIPB। तो इसमें से कौन ऐसा है जो नियत विदेशी मुद्रा की दर को बदल सकता है? तो क्या हो जाएगा भाई आपका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय, ठीक है। वित्त मंत्रालय इसको बदल सकता है, ठीक है। आगे चले। अब आरबीआई, कुछ लोग सोच रहे होंगे तो आरबीआई नहीं है, ठीक है। आरबीआई जो है, अच्छा, इसकी स्थापना 1935 में हुई थी, और 1935 में 5 करोड़ से हुई थी ना, 5 करोड़ से, वो भी 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 1935 में 5 करोड़ से हुई थी। ये प्राइवेट था, बाद में आज़ादी के बाद इसको सरकारी बना दिया गया। भारत के संविधान की व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकार किस संस्था को है? यानी कि संविधान में क्या क्या चीजें कैसी होती है, और या क्या कुछ इश्यूज है, बहुत सारे इश्यूज होते रहते हैं, है ना, कुछ वाद होते हैं, तो उसमें कौन अंतिम रूप से बताता है कि भाई ये ऐसा होना चाहिए? तो आमतौर पे आप देख रहे हो उसमें क्या है, संसद, भारत का उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति, भारत का अटॉर्नी जनरल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पूछा है साफ साफ, अंतिम प्राधिकार, ठीक है। तो अंतिम प्राधिकार क्या हो जाएगा? आपने सही सुना है भाई, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ही अंतिम रूप से बताएगी कि यह कानून क्या है। बहुत सारे ऐसे वाद विवाद होते रहे हैं, जैसे केशवानंद भारती का केस रहा है 1973 में, तो बहुत सारे इश्यूज आते रहते हैं। तो वो जैसे अभी राम मंदिर वाला मुद्दा था, है ना। नीति आयोग में नीति से तात्पर्य है, अब पहले योजना आयोग था, अब नीति आयोग हो गया, है ना। तो इसका क्या अर्थ है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टेक्निकल इंफॉर्मेशन, न्यू इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इसका फुल फॉर्म पूछ रखा है। तो करेक्ट आंसर क्या होएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। सेट बढ़िया है। गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है? हाफ mv², mgh, mb, ma। तो आपको ये दिख रहा होगा कि आप कहीं ना कहीं इसको देखे हैं। तो क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है? हाफ mv² के, ठीक है। तो
ठीक है, अब आगे चलते हैं। और क्या, बैंक में जमा की गई रकम जिसे पूर्व निर्धारित समयावधि से पूर्व आहरित नहीं किया जा सकता है कहते हैं चालू जमा, बैंक जमा, उसका बाद सावधि जमा, बिना लाग लपेट खाता। तो ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है भाई साहब। इसका हो जाएगा, देखिए, पूर्व निर्धारित समयावधि से पूर्व आहरित नहीं किया जा सकता, पहले से इसमें जो है सेट हो जाएगा कि इस समय का ये चीजें हो सकती है, तो सब कहते हैं सावधि जमा। चालू जमा या बचत बैंक में तो कभी भी निकाल सकते हैं। चलिए आगे, उपाय एवं नियुक्तियां आरबीआई के द्वारा प्रावधान किए गए अग्रिमों का भार है। ऑप्शन आपके पास है। तो क्या हो जाएगा, केंद्र सरकार के लिए बैंकों के लिए, राज्य सरकार के, नाबार्ड के लिए। तो आरबीआई किसके लिए भाई इसका जो प्रावधान करता है, ऑप्शन में आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो मैं बताऊं करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य सरकार के लिए। ठीक है, राज्य सरकार के लिए। ठीक है, तो कुछ चीजें मेमोराइज करिए, है ना। निम्न संघीय सरकार के करों में से कौन सा सर्वोच्च वार्षिक आमद देता है? सीमा शुल्क, आबकारी शुल्क, कॉर्पोरेशन कर तथा आयकर, संपत्ति कर, इंटरेस्ट कर तथा उपाय कर। तो ये भी भैया ठीक ठाक है, सर्वोच्च वार्षिक आमद देता है। तो इसको यानी कि सबसे ज्यादा, देखिए ऐसे वो पूछ ऐसे रहा ना कि मतलब तेल निकल जाए, एक्चुअल में है ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, ये पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा जो है इनकम किससे होती है सरकार की, केंद्र सरकार की। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किससे होती है? कॉर्पोरेशन तथा आयकर से, इनकम टैक्स से और कॉर्पोरेशन से। ठीक है, लगभग 40% तक। ठीक है, तो ये पूछ ये रहा है और हमें लग रहा है कि यार क्या पूछ क्या रहा है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध पंचायती राज्य से है? शाह कमीशन, नानावटी कमीशन, बलवंत राय समिति और लिब्रान कमीशन, लिब्राहन। फिलहाल आपका इसमें जो है आप इसमें करेक्ट आंसर कर पाएंगे। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होएगा बलवंत राय मेहता समिति। इन्होंने पंचायती राज्य के लिए यानी समिति बनाई थी, है ना। और जनवरी 1957 में, ठीक है, इन्होंने यानी कि 3 स्तर का पंचायती राज प्रणाली में इन्होंने मतलब वकालत करी थी। तो उस पे बाद में काम भी हुआ 2 साल बाद, है ना। तो ये है, और आगे देखते हैं हम लोग। निम्न में से क्या व्यक्ति स्वातंत्र्य का संरक्षण करता है? अधिकार प्रक्षा यानी क्यो वारंटो, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण और सर्टियोरिटी। तो निम्न में से व्यक्ति स्वातंत्र्य का संरक्षण करता है। ठीक है, तो किस चीज का? देखिए इसमें जो है अगर हम कहें, देखिए भाग 3 में 12 से 35 तक दिया है फंडामेंटल राइट्स। तो उसमें जो है इसके तहत देखिए इसमें क्या स्वतंत्रता का संरक्षण है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण इसका करेक्ट आंसर होएगा। क्लियर है? और इसमें जो है कभी भी कोई भी ऐसा लगे कि भाई कोई बंदी या कोई भी ऐसा लगे अपराधी है, तो उसको जो है 24 घंटे के अंदर कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। लेकिन अगर हम कहें तो ये चीज आप याद रखेंगे, इससे कोई इसका लिंक नहीं है। ठीक है, और हम लोग आगे चलते हैं। शून्यकाल क्या है? जब विपक्ष के प्रस्ताव पर विचार होता है, जब सर्वाधिक महत्व के विषयों को उठाया जाता है, प्रातःकालीन तथा अपराह्न के सत्रों के बीच का अंतराल, जब लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका क्या करेक्ट आंसर होएगा भाई? तो इसका हो जाएगा शून्यकाल मात्र 1 घंटे का होता है।
ठीक है, जो मिडिल में होता है, जब हम कहें तो इंटरवल हो रहा होता है, संसद में इंटरवल हो रहा होता है तब, ठीक है। और ये पत्रकारों द्वारा उठाया गया, तो 12 से 1 के बीच में होता है। क्लियर। तो इसमें लिखा है प्रातःकालीन तथा अपराह्न सत्रों के बीच का अंतराल 12 से 1 के बीच में, जब बहुत जरूरी हो, ठीक है। और इसे हम आमतौर पे प्रश्नकाल भी कहते हैं, प्रश्नकाल, शून्यकाल, है ना। तो ये चीजें काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय निम्न में से कौन करता है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, धन विधेयक है या नहीं है, कौन करेगा। राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, वित्त मंत्री। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष। वो बताएंगे कि भैया कौन कौन सा विधेयक जो है धन विधेयक है, वो भी 110 आर्टिकल 110 के तहत वो बताते हैं, ठीक है। तो वर्तमान में कौन है लोकसभा के अध्यक्ष, आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। और राज्यसभा के भी सभापति यानी कि बता सकते हैं आप, है ना। आमतौर पे कौन होता है सभी जानते हैं, तो आप ये भी बताइए। आगे चलते हैं, मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा लागू की गई थी। ये देखिए मनसबदारी प्रथा, बढ़िया क्वेश्चन है हिस्ट्री से, मॉडर्न हिस्ट्री से, सॉरी मॉडर्न नहीं है तो मनसबदारी है तो मिडल से ही आया है। अकबर, शाहजहां, जहांगीर, बाबर। तो ऐसा कौन सा शासक था मुगल काल में जिसने मनसबदारी प्रथा को स्टार्ट करा था, तो ये अकबर था भैया, ठीक है। आपने जो ठीक किया होगा आप लिखते रहिए, जो भी है वो ईमानदारी से, आप गलत कितना कर रहे हैं कितना सही कर रहे हैं आप देखते चले, है ना। तो मनसबदारी प्रथा जो है ये अकबर द्वारा स्टार्ट की गई थी, है ना। और बाबर तो संस्थापक था, अकबर सबसे बेहतर राजा था, है ना। शाहजहां के काल को वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा गया, जहांगीर के समय काल को क्या कहा गया, चित्रकला का स्वर्णिम युग कहा गया, है ना। ये चीजें थोड़ी बहुत पूछी जाती है, बाकी चीजें तो समय के साथ देख लिया जाएगा। सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कौन सा था, हड़प्पा, लोथल, धौलावीरा, सुरकोटदा। तो सभी जानते हैं, आमतौर पे इसमें ऐसा कुछ है भी नहीं, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा लोथल, है ना। लोथल बंदरगाह है, आज भी है ना, खत्म नहीं होगा। वो जो है नेचुरल है, जो आपके गुजरात में है, गुजरात, ठीक है। तो गुजरात में है। अब देखिए धौलावीरा से जो है पानी उनी के जो साथ से ठीक ठाक वहां से यानी ऐसी कुछ नालियां बनी हुई थी, नाले टाइप का, कि वहां से जो है अब कहे तो स्वच्छ पानी प्राप्त करने का बहुत अच्छा सा साक्ष्य प्राप्त हुआ था। और गोदीवाड़ा इसको भी कहा गया। चलिए आगे चलते हैं, सही कालानुक्रम देना है इसमें, यानी कि किसका समय किस समय हुआ था, कौन पहले और कौन बाद में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले सामुदायिक अवार्ड, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता। मैं इसको जो है थोड़ा सा कोशिश करता हूं, पहले टाइम पीरियड लिख दिया जाए, ठीक है। टाइम पीरियड लिख देंगे तो फिर उसके बाद हम लोग इसको सही कर सकते हैं। देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था भाई, और 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तो 30 में से स्टार्ट हो गया था, पहला वाला 30, ठीक है। उसके बाद 31 में इरविन समझौता हुआ, गांधी इरविन समझौता, है ना, मार्च में आमतौर पे। तो 30 से 31 के बीच में सम्मेलन था, तो 30 ही रखेंगे इसको, 31 फिर 32 लास्ट वाला होता है। और ये 1931 गांधी इरविन समझौता था, है ना। काफी कुछ इसमें समस्याएं भी रही।
अवार्ड जो है सामुदायिक कम्युनल अवार्ड जो है 1932 में शुरू किया गया था। ये थोड़ा सा इसको थोड़ा बढ़िया से मेमोराइज करिए, ये चीज़ें तो याद रहती है आमतौर पे। और साइमन कमीशन कब भारत आया, ये कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो साइमन कमीशन 1927 में आया था, आया नहीं था मतलब स्थापना हम कहेंगे, ठीक है। तो 1927 में। अब हमें सीक्वेंस में सेट करना है, पहले बी, उसके बाद कौन सा हो जाएगा सी, फिर हो जाएगा डी, उसके बाद क्या हो जाएगा ए। देखिए बी सी डी ए है क्या, बी सी डी ए है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मेमोराइज करना है। हाँ, इसका जो गांधी इरविन समझौता है एग्जैक्ट डेटा पूछ लेता है, ठीक है। तो ये 5 मार्च याद रखेंगे, 5 मार्च 1931। इसी में गांधी जी ने जैसे नमक कानून वगैरह ये सब चीज़ें इन्होंने छोड़ दिया था, असहयोग आंदोलन, बहुत सारी चीज़ें थी। इसमें जो है भगत सिंह को फांसी जो हुई थी यहाँ रोका जा सकता था, लोगों का ऐसा मानना है, तो बड़ा विरोध भी हुआ था। भारत ने पुर्तगालियों से गोवा मुक्त कराया कब, तो पुर्तगालियों से गोवा यानी कि गोवा कब आज़ाद हुआ ये पूछा जा रहा है, 48, 56, 60, 61। तो ये भी आमतौर पे ठीक ठाक क्वेश्चन है, नॉर्मल सा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, 61 में, सभी जानते हैं ना, 61। और वो आपका क्या है, अरे चौग्याल राजवंश थे सिक्किम में, वो भी आमतौर पे पूछ लिया जाता है, तो सिमिलर कुछ है ना, 10 साल का अंतर है। फिलहाल ये 1961 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। वो भी दिसंबर के समय में। एक खगोलीय इकाई निम्न में से औसत दूरी होती है, खगोलीय इकाई किसकी औसत दूरी होती है, पृथ्वी तथा सूर्य के, पृथ्वी तथा चंद्रमा के, बृहस्पति तथा सूर्य के, प्लूटो तथा सूर्य के। भैया ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए इस पे। इसका जो हो जाएगा पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है उसे औसतन एक खगोलीय इकाई कहते हैं, पृथ्वी और सूर्य। चूंकि भाई हम पृथ्वी पे रहते हैं ना, तो हमें अपने अनुसार कुछ भी बनाना है। अब बृहस्पति थोड़ी जुपिटर से सूर्य के बीच में थोड़ी हम देखने जाएंगे, चंद्रमा पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बन सकता था, लेकिन हम सूर्य पे ज़्यादा फोकस करते कि यार भाई इसकी दूरियां है ना, जैसे 1 सौर दिवस, ऐसा कुछ भी। सौर दिवस तो अलग ही बात है। चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं। निम्न, अब हमारे पास कितना, 5 क्वेश्चन और बचे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में अधिकतम समय लेता है, तो पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल, शुक्र। सबसे ज्यादा जो टाइम कंज्यूम करता है कौन, तो लगभग हम कहें तो 12 वर्ष के आसपास, है ना। तो सबसे ज्यादा क्या है, जुपिटर, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही होगा। और शुक्र आमतौर पे सबसे कम लेता है, इसलिए नहीं कि वो नज़दीक में है ना, इसमें। उसके बाद पृथ्वी, मंगल देखिए, मंगल 256 के आसपास दिन लेता है, पृथ्वी 365 दिन लेती है, ठीक है। लेकिन इसका माहौल जो है वो चला जाता है वर्षों में, ठीक है। तो आप लगभग 12 वर्ष ही कहेंगे, ठीक है, क्योंकि 10 में आने लगता है, तो 12 वर्ष आप याद रखिए, क्या दिक्कत है यार। अब आगे चलते हैं हम लोग। यदि हम धावन सोडा की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं तो इसमें लगभग 1 मिलीलीटर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं, तो हम क्या देखते हैं, धावन सोडा की थोड़ी सी मात्रा लेंगे और उसमें HCl मिलाएंगे तो क्या बनेगा, HCl मिलाना है, धावन सोडा लेना है, यानी कि सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl, ठीक है। तो इसका जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ नमक बन जाएगा। देखिए पहली बात तो NaCl बना, नमक बनेगा, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड भी बच जाएगी, और कुछ बच रहा है क्या, Cl और Na2, यहाँ पे Na, तो यहाँ पे हमें 2 लेना होगा, और यहाँ पे 2 लेंगे तो हमारे पास Cl
Cl को भी मतलब क्या संतुलित करना होगा, तो 2Cl, अब यहाँ हाइड्रोजन 2 हो गया, ठीक है। और कार्बन एक है, ऑक्सीजन 3 है, और यहाँ पे 2 है, तो बचा हुआ क्या बचा भाई, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो H2O। क्लियर। इस तरीके से रिएक्शन कराते हैं। तो इसमें क्या पूछ रहा है, केवल उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, कोई गैस नहीं निकलता है। गैस तो निकल रहा है भाई। श्वेत रंग की तलछट बन जाती है, श्वेत रंग की तलछट, नमक बनता है यार तलछट। अच्छा आगे देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती है, तो तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती है, यही है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट और HCl को रिएक्शन कराते हैं हम लोग। रिएक्शन देखिए ऐसे ही कराया जाता है, जब संतुलित ना हो तो हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। यदि आप तूतीकोरिन, पारादीप और ये कंडल तथा मंगलोर जाते हैं, कंडला होगा, तो आपको निम्न में से किससे होकर जाना नहीं पड़ता है, पारादीप, मंगलोर, बेंगलोर, तो आपको किससे होकर जाना नहीं होगा, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल। ये देखिए गुजरात से तो कोई संबंध ही नहीं है, ठीक है, तो गुजरात से कोई लिंक नहीं बन रहा है, तो लेकिन हमें कह रहा है किससे होकर नहीं जाना है। अच्छा इस पर थोड़ा सा देखिए, तूतीकोरिन तमिलनाडु में है, ठीक है, पारादीप थोड़ा सा उड़ीसा, पारादीप, और अरे यार कांडला है, तो कांडला तो गुजरात में है ना, ठीक है, कांडला जो है बंदरगाह है, वो कांडला ही है, ठीक है, तो कांडला गुजरात में है। और मंगलोर पूछ रहा है, मंगलोर बेंगलोर, तो मंगलोर उसमें है नहीं, कर्नाटक, तो बचा हुआ केरल, केरल ही जो है वहां नहीं जाना पड़ेगा, कांडला तो गुजरात है, ठीक है। पारादीप उड़ीसा, तूतीकोरिन तमिलनाडु, मंगलोर कर्नाटक, ठीक है, तो केरल नहीं जाना होगा, ठीक है। रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरे, तो क्या हो जाएगा भाई साहब विकल्प, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियतांक है। अच्छा ग्रेविटी का नियतांक यानी कि के का मान पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है, के का मतलब क्या, नियतांक के आमतौर पे लिया जाता है, तो ग्रेविटी वाला नियतांक पूछ रहा है, तो 6.67 गुणे 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति, अब ये किलोग्राम स्क्वायर में है भैया। फिर ऐसे ही 6.76 गुणे 10 NM स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर, फिर 6.67 गुणे 10 11। देखिए हाँ पूरा पढ़ ही लिया जाए, फिर आप अपना आंसर टिक करिए, आपका आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, देखिए इन चारों में, तो बढ़िया सा क्वेश्चन है। इसमें जो ग्रेविटी का नियतांक पूछ रहा है, ठीक है, तो देखिए 6-7 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस का है या माइनस का, ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा भाई साहब, इसका हो जाएगा माइनस वाला। इसका अगर एग्जैक्ट और ज्यादा बात करें, 6.674 गुणे 10 सॉरी -11 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट तीसरा। तो ये कैसा था, बढ़िया था ना। भारत के उत्तरी मैदानों में बृहद क्षेत्र परिसरित मृदा है, उत्तरी मैदान में सबसे ज्यादा क्या है ना, मिट्टियों के बारे में पूछ रहा है, तो लाल मृदा, काली मृदा, लैटेराइट मृदा, जलोढ़ मृदा। तो उत्तरी भारत में उत्तरी मैदानों में सबसे ज्यादा जो है जलोढ़ मृदा होगी, ठीक है, जलोढ़ मृदा होती है। सर्वाधिक तो लाल मृदा है इधर मध्य भारत से लेके और साउथ वाले भारत में। काली मृदा जो है आमतौर पे महाराष्ट्र, कुछ हिस्सा थोड़ी बहुत जो है गुजरात में भी, और बचा हुआ वेस्ट बंगाल की तरफ है, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और अगर हम बात करें
इसका परसेंटेज यानी कि सबसे सर्वाधिक जो जलोढ़ वाली है तो लगभग 45 या कहीं कहीं 46% आता है। ठीक है, इतना भाग कवर करता है भारत का ना। तो बहुत कुछ अच्छी चीजें यहाँ पे होती है, गेहूं, गन्ना, तंबाकू, जूट, कपास तो नहीं, कपास तो काली मृदा में होती। निम्न में से कौन सा अर्धचालक है? सेमीकंडक्टर, फास्फोरस, कास्ट लकड़ी है या कास्ट है ना, सिलिकॉन, कांच। तो क्या हो जाएगा भैया, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन वैली बेंगलोर है ना। तो आमतौर पे छः है या 7 है? 6 है आपके सेमीकंडक्टर। ठीक है, जो याद रखना है आपको। और आगे चलते हैं हम लोग। आगे कहाँ चले, अब तो खत्म हो गया ना। तो आपके कितने सही हुए आप कमेंट करके जरूर बताएंगे 40 में से। ठीक है, तो ये एनटीपीसी का और प्रैक्टिस सेट था भैया। ये वाला सेट कैसा था आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, है ना। मजा आया कि नहीं मजा आया, और कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।